तमाशा ये था कि एक तरफ तो इस रेजिमेंट के जवान दुश्मन मुल्क में जा आबाद होने वालों को ढूंढ ढूंढ कर बड़ी हिफाजत से इनके वतन पहुंचा रहे थे, और दूसरी तरफ इनके आबाई इलाकों अमृतसर और जालंधर वगैरह से बहू बेटियों को अगवा किए जाने, घरों को नजर आतिश करने और अपने नए वतन का रुख करने वाले काफ़िलों पर आग और लोहे की बारिश करने की खबरें रेजिमेंट में पहुँच रही थीं। मरने और कटने वालों में इनके अजीज़ व अकारिब शामिल थे। किसी को इसके भाई के कत्ल होने की इतला मिलती, किसी को माँ के जिंदा जल जाने की, किसी की बहन का सुराग नहीं मिल रहा था और किसी के बच्चे को करपान में परो दिया गया। सख्त फौजी नज़म के तहत ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों ने इन ज़ख्मों को सहने, अपनी वर्दियों और बैरकों में खून के घूंट पीकर ताब लाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा न कर सके। वो एहतजाज जो बुलंद न हो सका और वो अश्क जो बहाए न जा सके, आखिरकार तूफ़ान का पेश खैमा बने। अगले दिनों में इस इज़्तिराब ने बरे सगीर की फ़ौजी तारीख़ के दो हैरत अंगेज़ वाक़यात को जन्म दिया। एक वाक़े में जानों के ज़िया का कोई ख़तरा न था और हज़ारों आदमी भून डाले गए। दूसरे में एक तसादुम यकीनी दिखाई देता था, लेकिन किसी को खराज तक न आई। इन दोनों वाक़यात का मरकज़ी किरदार लेफ्टिनेंट अख्तर अब्दुर्रहमान थे। तौबा तौबा तौबा। रेजिमेंट के एक साबिक अफसर ने अपने कानों की लुओं को अंगूठों और शहादत की उंगलियों से छूते हुए कहा, मैं सोचता हूँ तो लर्ज़ उठता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसी चीज़ें भी रोनुमा हो चुकी हैं। और वो शख्स लेफ्टिनेंट अख्तर किस मिट्टी का बना हुआ था? चुपचाप, आंखों में हंसने वाला, दफ्तर की मेज़ पर झुका और मैदान में भाग दौड़ करता हुआ। ख़तरात से भरे मैदान में वो चीते की तरह था, आग में कूद पड़ने वाला, लेकिन हैरत अंगेज़ मनसूबा साज। खौफ तो जैसे कभी इसकी खाल में दाखिल तक न हुआ था। रिटायर्ड हवालदार मुर्तज़ा को वो दिन खूब याद है जो अब रावलपिंडी की एक फैक्ट्री में लेबर अफसर के फ़राइज़ अंजाम देता है। पिंड दादन के मालदार हिंदुओं से भरी हुई रेल गाड़ी पत्तों की रेलवे स्टेशन पर रोक दी गई और हुजूम ने इस पर हमला करके हज़ारों आदमियों को हलाक कर डाला। हिफाजती गार्ड के इंचार्ज अख्तर अब्दुर्रहमान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो पीछे हट जाएं और बिफरे हुए हुजूम का रास्ता न रोकें। अगर हिफाजती दस्ते को हुजूम का रास्ता रोकने का हुक्म दिया जाता, क्या वो इसकी तामील करते? मुर्तज़ा का जवाब नफ़ी में था। साहब, हमने लाशों से भरी गाड़ियाँ देखी हैं। आए रोज़ हमारे अजीज़ों के मरने लुटने की खबरें आती थीं। जब पत्तों के करीब मुश्तल हुजूम ने गाड़ी को रोका और फैसले का लम्हा आ पहुँचा, तो लेफ्टिनेंट अख्तर अब्दुर्रहमान ने अपना दिल पत्थर बना लिया और अपने मातहतों के साथ एक तरफ हट कर खड़े हो गए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों तक वो इस वाक़े को याद करते हैं और इन्हें इसका कोई मलाल न था। इनकी राय ये महसूस होती थी कि ये तो एक जंग की तरह था, जब एक कौम के लोगों को बेदर्दी और सफाकी से कत्ल किया जाए, इनकी औरतों की आबरू रेज़ी की जाए, इनके बच्चों को संगीनियों से छेड़ डाला जाए और इनके बूढ़ों पर घोड़े चढ़ा दिया जाए, तो इससे दुश्मन के मामले में रहमदिली की उम्मीद नहीं की जा सकती। हमने हुजूम को नहीं रोका। उन्होंने 1987 में इस तारीख़ी रेजिमेंट के एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा, हम इन्हें रोकना नहीं चाहते थे। कत्ल व गारत के बाद की भयानक खामोशी में अख्तर अब्दुर्रहमान पत्तों की रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठे थे और अपने अफसरों से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, जब अचानक एक हिंदू फौजी अफसर अपने सिपाहियों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। वो एक दूसरी गाड़ी के साथ आया था। खून आलूद मनाजिर ने इसके अंदर इंतकाम का तूफ़ान उठा दिया था और वो बदला लेने पर तुला हुआ दिखाई देता था। अख्तर अब्दुर्रहमान कमरे से लपक कर बाहर निकल आए कि मैं चार दीवारी के अंदर बेबसी की मौत नहीं मरना चाहता था। बाद में अपने दोस्तों को ये वाक़या सुनाते हुए वो ठहरे हुए लहजे में कहा करते थे, प्लेटफार्म पर वो हिंदू फौजियों के नरगे में थे। हैजान में मुब्तला हिंदू फौजियों के घेरे में आए हुए कम गो और हैजान का शिकार न होने वाले जवान साल अफसर ने चीखते चिल्लाते दुश्मन के जवाब में कोई वजाहत पेश करने की कोशिश नहीं की। बदला लेने की ख्वाहिशमंद लोगों के पास भी तकरार का ज़्यादा वक़्त न था। चुनांचे हिंदू अफसर ने अपने एक मातहत को हुक्म दिया कि वो निशाना लेकर गोली चलाए और वाक़े के ज़िम्मेदार को कत्ल कर डाले। इसी लम्हे, ठीक इसी लम्हे, रिक्रूट मुर्तज़ा अकब से नमदार हुआ और इसने हिंदू अफसर पर राइफल तान कर कहा, अगर तुम मेरे साहब को कत्ल करोगे तो मैं तुम्हारे साहब को मार डालूंगा। चेहरों पर तना हुआ इंतकाम का रंग खौफ के पीले रंग में बदल गया। मुर्तज़ा के इंतबा पर घेरा डाले हुए लोग पीछे हटते चले गए, दूर होते चले गए। लेफ्टिनेंट के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और मुर्तज़ा को याद है कि जब वो बोला तो इसके लहजे में हैजान, इस्तराब या खौफ का शायबा तक न था। लेफ्टिनेंट इस वक्त खिलखिलाकर हंस पड़ा जब मुर्तज़ा ने इसे बताया कि हिंदू अफसर पर तानी जाने वाली इस राइफल में एक भी गोली न थी। मेजर असलम के पास अभी रेजिमेंट में सिर्फ 2 अफसर थे। इन पर काम का बोझ लदा रहता। ब्रिगेड हेडक्वार्टर से हंगामी अहकामात मौसूल होते और हालात अभी तक गैर यकीनी थे।
थे। इस रेजिमेंट को इस वक्त एक और हादसे ने आ लिया जब इसका हेडक्वार्टर चकवाल में था। एक बैटरी चकवाल, दूसरी सोहावो और तीसरी मंडी बहाउद्दीन। एक शाम एक जूनियर कमीशन ऑफिसर ने, जो शाम को बैटरी के जवानों की हाजिरी लगाने पर मामूर था, मेजर असलम से कहा कि जब शाम को जवान डाक बंगला में जमा हों तो अजराह करम वो खुद ही हाजिरी लगाने की जहमत करें कि जवान इनसे बात करना चाहते हैं। सवाल करने पर इसने बताया कि यूनिट में कुछ गड़बड़ है और जवानों के तेवर बिगड़े हुए हैं। जवानों ने अपने अफसर को बताया कि इस वक्त जब वो सिखों और हिंदुओं को हिफाजत से भारत पहुंचा रहे थे, फ़ैरोज़पुर, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर से इनके अजीज़ों को ज़िबा किए जाने की खबरें मौसूल हो रही हैं। आखिर वो ऐसे वक्त में इस नूह के फ़राइज़ किस तरह यकसुई से अंजाम दे सकते हैं जब इनमें से बाज़ के अहले ख़ानदान कत्ल किए जा चुके हैं और बाकियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। जब बावर्दी जवान अपना दुख बयान कर रहे थे तो इनमें से बाज़ की आंखों में आंसू थे। जनरल असलम कहते थे इन्हें यूँ लगा कि इनके गम का मदावा न किया गया तो शायद कुछ दिन के अंदर वो बगावत कर दें। मातहतों की बगावत एक फ़ौजी अफसर की पेशानी पर बदनुमा दाग। ज़ाब्ते के मुताबिक इन्हें इस सिलसिले में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को लिखना चाहिए था, जो मुश्तरका कमीशन से रब्ता करके ख़तरे में घिरे हुए ख़ानदानों को वापस लाने के लिए एक फ़ौजी ग्रुप भेजने की इजाज़त का परमिट जारी करता। वो पहले अपने कर्नल को लिखते और वो ब्रिगेडियर से बात करता। इसमें 6-7 हफ्ते तक सर्फ हो सकते थे। अंदेशा था कि इस अरसे में मुंतज़िर लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाएगा। मेजर असलम ने अपने मातहत अख्तर अब्दुर्रहमान से मशवरा किया। एक लेफ्टिनेंट के पास इस हैजान में इस कदर उलझे हुए मसले का क्या हल हो सकता था, लेकिन इसके पास एक हल मौजूद था। साफ और इंतहाई वाज़ेह अल्फाज में इसने एक मंसूबा पेश किया। मुझे कुछ गाड़ियाँ और जवान दीजिए, मैं आम रास्ते से हटकर मशीकी पंजाब में दाखिल होऊंगा। फ़ैरोज़पुर, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर की इन महाजिर कैंपों में जाऊंगा जहां हमारे जवानों के अजीज़ व अकारिब पनाहगज़ीन हैं। मैं इन्हें इन गाड़ियों पर लाद कर एक हफ़्ते में पाकिस्तान लौटाऊंगा। सवाल ये था कि वो ज़ाब्ते और इजाज़त के बगैर, परमिट के बगैर एक दूसरे मुल्क में कैसे दाखिल हो सकता है। अख्तर के पास इस सवाल का जवाब मौजूद था। कई फ़ौजी ग्रुप दोनों मुल्कों में मुहाजिरीन को जमा करने और सरहद पार भिजवाने में मसरूफ़ थे। तबादला आबादी के इस अजीम हंगामे में किसको शुबा होगा कि एक ग्रुप बगैर परमिट के सरहद पार चला आया है। ले दे कि सिर्फ सरहद ही पर परमिट देखने का तकल्लुफ़ किया जाता है और 2 फील्ड रेजिमेंट का ये ग्रुप मामूल का रास्ता इख्तियार नहीं करेगा, लेकिन किसी को शुबा हो सकता है और इसका कोई भी नतीजा बरामद हो सकता है। ताहम ख़तरा मोल लेने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। फ़ौजी जवान अश्कबार आंखों के साथ सामने खड़े थे और रेजिमेंट की तबाही का ख़तरा दरपेश था। अपने हमवार और पुरयकीन लहजे के साथ मातहत ने अपने अफसर को कायल कर लिया और कुछ ही देर में वो जवानों के सामने खड़े थे। उन्होंने बटालियन को, जिसमें मुश्तरका चैलेंज ने एक ख़ानदान की फ़िज़ा कायम कर दी थी, अपना मंसूबा बयान किया और जवानों से कहा कि जो लोग लेफ्टिनेंट अख्तर की क़यादत में इस ख़तरनाक मिशन पर रवाना होने के लिए तैयार हैं वो एक कदम आगे आ जाएं। वो सब के सब एक कदम आगे बढ़ आए। यूनिट के खाकरोब तक 16 छोटे और बड़े ट्रकों में सवार 60 जवान चकवाल से लाहौर के रास्ते भारत रवाना हुए। इनके पास चंद राइफलें और 6 या 7 हल्की मशीन गन्नें थी। इन लोगों का इंतखाब लेफ्टिनेंट अख्तर अब्दुर्रहमान ने किया था। मेजर असलम को अंदेशा था कि इस इकदाम के नतीजे में इनका और इनके मातहत का कोर्ट मार्शल हो सकता है और इससे बढ़कर ये, अगर भारत की सरजमीन पर यह राज मुनकशिफ हो गया तो इससे मुल्क और फ़ौज की बदनामी होगी। वो ये ख़तरा भी महसूस करते थे कि मुमकिन है इसके नतीजे में वतन लौटते हुए महाजरों को कत्ल कर दिया जाए और कैंपों पर क़यामत टूट पड़े। लेकिन दूसरी तरफ एक फ़ौजी अफसर, एक पाकिस्तानी और एक इंसान की हैसियत से वो सोचते थे कि वो हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। चैलेंज और ख़तरात के सामने वो बेबसी का रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। इनका अंदाज़ फ़िक्र ये था कि बगावत के नतीजे में एक रेजिमेंट के बर्बाद हो जाने के मुकाबले में ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी का जुर्म बेहतर है। जब अख्तर रवाना हो रहा था मैंने इसे कहा कि अगर कोई इससे पूछे तो इसका जवाब ये होगा कि परमानेंट कमांडिंग अफसर के पास चकवाल में मौजूद है और यह कि इसे लाजमी तौर पर अपना मिशन 7 दिन में अंजाम देना है। जब विदा का वक़्त आया तो वो संजीदा और पूरा एतमाद था और इसने सिर्फ ये कहा, जनाब हम जा रहे हैं। जवाब में मैंने कहा, अल्लाह आपके साथ है। फ़ौरन ही चकवाल में अंग्रेज़ कमांड ब्लड लफ को इतला मिल गई और इसने मुझे तलब कर लिया। इसके एजेंट को मैंने जवाब भिजवाया कि मैं 104 दर्जे के बुखार में मुब्तला हूँ। 3 दिन इसी तरह गुजरे कि बुलावा आता और मैं शदीद बीमारी का बहाना बनाकर थोड़ा सा मज़ीद वक़्त हासिल कर लेता। सच्ची बात तो यह है कि इन 7 दिनों में मैं जी रहा था न मर रहा था। 8वें दिन अख्तर लौट आया। इसके 16 ट्रकों पर 700 से ज़्यादा महाजिर सवार थे। इनमें फ़ौजियों के कुंभों के अलावा बहुत से दूसरे लोग भी थे।
ट्रकों के अंदर जगह न रही तो अतराफ़ में हुक्कों पर तख्ते जमाए गए और लोग इन पर अकड़ों बैठ गए। इसने बताया कि वो वाघा के करीब एक ऐसे रास्ते से भारत में दाखिल हुआ जहाँ किसी से इनकी मुठभेड़ न हुई। मशरक़ी पंजाब के अजला में बलोच रेजिमेंट के सिवा जो सरकारी इंतजामात के तहत महाजरों की हिफाजत और वापसी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, इसका किसी से आमना सामना न हुआ। हैरत अंगेज़ तौर पर इस पूरे सफ़र में एक भी ट्रक ख़राब नहीं हुआ। सरमा के मौसम में फ़ौजी जवानों के कुंभों के सिवा बाकी महाजरों के लिए रावलपिंडी में एक कैंप लगाया गया। फ़ौजी स्टोरों से राशन चोरी किया गया। जवानों और अफसरों ने अपनी तनख्वाहों में से एहतियात दिए। ज़्यादातर ने अपनी निसफ तनख्वाह गैर सरकारी तौर पर कायम किए गए फ़ंड में जमा करा दी। शहरियों के दरवाजे खटखटा कर कंबल और रज़ाइयाँ जमा की गईं। मेजर असलम की बटालियन से आटे की 10 बोरियाँ महाजरों को पहुँचाई गईं। कर्नल ब्लडलफ खुदा तरस आदमी था। वो माजूरों और बीमारों की मदद करता दिखाई देता, लेकिन वो ज़ाब्ते की ऐसी संगीन खिलाफ वर्जी कैसे बर्दाश्त कर लेता। आखिरकार मेजर असलम रावलपिंडी पहुँचे, जहाँ इनके बरादर निस्बती बाद में ब्रिगेडियर राजा इनायत इनके एडजुटेंट थे। ब्रिगेडियर ब्लडलफ ने सर उठाकर सहमे और मुस्तरम मेजर को देखा और कहा, अगर मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो मैं अपनी फ़राइज़ की अंजामदही से कोताही करूँगा, और अगर तुम्हारा कोर्ट मार्शल करूँ तो मैं एक निहायत उम्दा अफसर का कैरियर तबाह कर दूँगा। मेजर असलम ने अंग्रेज़ कर्नल से कहा कि वो इनकी इजाज़त से अपने इक़दामात की वजाहत करने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने ऐसा किया और फिर मुअद्दब होकर सवाल किया, सर अगर आप ऐसी सूरत हाल से दो चार होते तो आप क्या करते? कदरे तामुल के बाद इंसाफ पसंद आदमी की आवाज़ में नरमी आ गई। इसने कहा, हाँ मैं वही करता जो आप लोगों ने किया। लेकिन फिर फ़ौरन ही इसने कहा, मैं दूसरी बार आपको ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मेजर इस वक्त कमरे से बाहर निकल रहे थे जब कर्नल ब्लडलफ ने उन्हें कहा कि इस हैरत अंगेज़ लेफ्टिनेंट को इसके कारनामे पर इनकी तरफ से मुबारकबाद का पैगाम पहुँचा दें। इस हैरत अंगेज़ लेफ्टिनेंट ने वो कारनामा किस तरह अंजाम दिया जिसका बहुत दिन फ़ौज में चर्चा होता रहा। रावलपिंडी पहुँचकर इसे अपने कारनामे की तफसीलात बयान करने और दाद पाने से ज़्यादा थकन उतारने की फ़िक्र ने आ लिया था। वो यूँ भी कम गो आदमी था, और जब इसे पूछा गया तो इसने तफसीलात बयान करने की बजाय कम से कम लफ्ज़ों में जवाब देने पर इक्तफ़ा किया। हम सोए बगैर चलते रहे। इसने कहा, क्योंकि हमारे पास वक़्त था ही नहीं, इसलिए हमने मामूल के खाने से भी एहतजाज किया। हमारे पास जो चने और गुड़ था हमने इस पर गुजारा किया, या इन फलों पर जो वक़्त सर्फ किए बगैर रास्ते में ख़रीदे जा सके। हमने सिर्फ फ़ौजियों के लवाहिकीन को ट्रकों में जगह नहीं दी, बल्कि किसी दूसरे को भी इनकार नहीं किया। मुख्तसर सीर-ओ-दाद बयान करने के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया, जहाँ वो तन्हा रहता था कि अभी इसकी शादी नहीं हुई थी। वो अकड़ कर नहीं चला, ना ही इसने कुछ बड़ी हाँकी। इसके बरक्स ऐसा लगता था कि वह अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है, अपनी माँ के सिखाए हुए सबक और अपने ख्वाब के बारे में। इसके ख़ानदान के पास कोई ठिकाना नहीं था। इसका मुल्क एक हंगामे से दो चार था और जंग सर पर खड़ी थी। ऐसे वक्त में वो अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच सकता था? कश्मीर सिपाही की पहली मोहब्बत थी। सितंबर 1947 में ज़ाब्ते के मुताबिक सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट के ओहदे पर तरक्की पाने के कुछ ही अरसा बाद कोहाला के पुल पर इनकी ड्यूटी लगाई गई, जहाँ इन्हें सरहद पार डोगरा फ़ौज की चौकी पर निगाह रखना था। मेजर राजा असलम भी यहाँ कुछ दिन इनके साथ रहे। वो इनके अफसर ही न थे, अब इनके दोस्त भी बन चुके थे। लेफ्टिनेंट अख्तर ने कश्मीर के महाज पर अपनी पहली जंग लड़ी और न सिर्फ अपनों बल्कि दुश्मन से भी खिराज तहसीन वसूल किया। यहाँ उन्होंने कबायली लश्करों को सरहद पार जाते देखा और अहकामात के बरक्स इन्हें कश्मीर जाने में मदद फराहम की। बाद अज़ां उन्होंने कश्मीर में ब्रिगेडियर और जनरल के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम दिए। कश्मीर की वादियों और पहाड़ियों पर उन्होंने अपने सिपाहियों की तरबियत करते हुए हुक्म और हमले के दरमियान कम अज़ कम वक़्त का रिकॉर्ड कायम करने की कोशिशें की। अपने जवानों को असले से बेहतरीन तौर पर काम लेने और जंग के हंगामी पहाड़ों पर कब्ज़ा करने के हुनर से आशना किया। अगर सिपाही से इसके ख्वाहिश के बारे में पूछा जाता तो यकीनन वो कश्मीर के महाज पर अपने हुनर और हौसले की आजमाइश करने का फ़ैसला करता। हकीकत यह है कि वो साल हर साल तक ज़हनी और अमली तौर पर कश्मीर के महाज पर एक फ़ैसला कुन जंग लड़ने की तैयारी करते रहे। लेफ्टिनेंट अख्तर एक रात कोहाला के पुल पर गश्त कर रहे थे, जिसके पार पाकिस्तान से स्टैंड स्टिल यानी जूँ का तूँ का मुआहदा कर लेने वाला डोगरा हरी सिंह अभी तक शरीर आराए सल्तनत था। डोगरा फौजियों ने इस पर एतराज़ किया और कहा कि इन्हें पुल के ऊपर दिखाई नहीं देना चाहिए, जो पाकिस्तान और कश्मीर
कश्मीर की सरहद मुतय्यन करने वाले दरियाए जहलम पर वाक़ है। अख्तर अपने सिपाहियों के साथ पुल से पीछे हट आए, लेकिन इत्तफाक से जब दूसरे रोज़ इलाके का डोगरा कमांडर दौरे पर आया तो इस तरफ से निशानदेही की गई कि सरज़मीन कश्मीर के आगाज़ की निशानदेही करने वाला संग मील यानी माइलस्टोन पुल के पार वाक़ है। लिहाजा दरिया और इस पर बना हुआ पुल पाकिस्तान की हदूद में वाक़ हैं। डोगरों के लिए इस दलील को मानने के सिवा कुछ चारा न था। कोहाला के पुल से मुत्तसिल बुलंदी पर बने पाक फ़ौज के खूबसूरत मरकज़ में, जहाँ आज भी मुख्तसर सी अस्करी चौकी कायम है, अगरचे 2 छोटी तोपों, चंद मशीन गनों और गिनती की राइफलों के सिवा कुछ न था। सिपाहियों की तादाद भी 100 से कम थी, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौजियों के पुरअतमाद और जारहाना रवैयों ने डोगरों को मरगूब किए रखा। उन्होंने ईद उल अज़हा के रोज़ कुछ बकरे तोहफे के तौर पर भेजे और ये इशारा दिया कि वो तसादुम नहीं चाहते। अगरचे बाद अज़हा एक रात उन्होंने पुल उड़ाने की कोशिश भी की कि वो पाकिस्तानी दस्तों से खौफज़दा थे, जो इनके ख्याल में किसी वक्त इन पर हमला कर सकते थे। इस नाकाम कोशिश के बाद वो इस वक्त अपनी चौकी छोड़कर फ़रार हो गए, जब कश्मीर को भारत में शामिल करने की कोशिशों के बाद जंग आज़ादी का आगाज़ हो चुका था। अब एबटाबाद और मरी के रास्ते कबायली लश्कर रात की तारीकी में कश्मीर जाने लगे। अंग्रेज़ कमांडर इन चीफ और ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंग्रेज़ अफसरों की तरफ से कोहाला की चौकी पर हिदायत मौसूल हुई कि कबायलियों को सरहद पार जाने की इजाज़त न दी जाए, ना सिर्फ ये कि बल्कि हर किस्म की ट्रैफिक रोक दी जाए। लेफ्टिनेंट अख्तर दिन की रोशनी में तो इन हिदायत की पाबंदी करते, लेकिन जब रात की तारीकी छा जाती और जहलम के दोनों तरफ सर्द हवाएँ बहने लगती तो वो पुल की जंजीर हटाकर इसे आमदोरफ्त के लिए खोल देते। सुबह के 4 बजे तक, जब फजर की अजान में थोड़ा सा वक्त बाकी होता, ये जंजीर खुली रहती। जैसा कि उम्र भर इनका मिजाज रहा, वो कश्मीर की जंग पर कम ही इजहार ख्याल करते और जब बोलते तो ज़्यादातर जंग के अमली पहलुओं पर बात करते थे। वो बरसरे जंग कश्मीरियों की अमली मदद करने के बारे में सोचते रहते। बाज़ औक़ात चौकी वाली पहाड़ी या पुल पर गश्त करते हुए वो टिकटिकी बांध कर सरहद पार देखने लगते और इस आलम में दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाते। बाद में भी जब उन्होंने बाग और मरी में अपनी अस्करी फ़राइज़ अंजाम दिए, इन्हें कई बार कश्मीर की सरहदों पर खड़े सरहद पार की रोशनियों को ख्वाब के से आलम में देखते हुए पाया गया। वो अपने ख्वाब में जीने लेकिन अपने जज्बात पर काबू रखने वाले आदमी थे। लेकिन रावी का बयान है कि एक बार सरहद के उस तरफ देखते हुए इनकी आंखें भीग गईं। बावर्दी आदमी ने अपने आंसू पहुँचे और ज़ुबान से कुछ न बोला। इसकी दुनिया इसके मन में आबाद रहती थी। वो इसकी रोशनियों, तारीकियों और वीरानियों में तन्हा राहें तलाश करते रहे थे।